So this is the last video of chapter 12 electricity, and in this video we will cover two topics: heating effect of electric current and electric power. सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तीन तरह के इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं: हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट आपका केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है। उसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, ज्वेलरी शॉप में हम जाते हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी दी जाती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्या होती है? एक अलग मेटल का बनी हुई ज्वेलरी पर हम क्या करते हैं, गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं। तो वो आपका क्या है, बिकॉज ऑफ केमिकल इफेक्ट ही हो पाता है। सेकंड है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट जो है आपका सेकंड चैप्टर यानी कि फिजिक्स में हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पूरा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर ही है। जब करंट पास होता है किसी वायर से तो उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती हैं, तो उसको ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। और सबसे पहला जो है हीटिंग इफेक्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मैं बात करूं तो ये क्या होता है, जब कभी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर बिकम्स हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। क्या होगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होने की वजह से हीट प्रोड्यूस करने लगेगा, और इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि किसी वायर से जब करंट पास किया जाता है और वो गर्म हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई इसको समझते हैं। देखिए जब भी करंट फ्लो होता है थ्रू अ वायर तो उस वायर का रेजिस्टेंस क्या करने लगता है, अपोज करने लगता है फ्लो ऑफ चार्जेस को, और जैसे ही वो चार्जेस को अपोज करता है उसकी वजह से क्या है, हीट जनरेट होने लगती है, प्रोड्यूस होने लगती है। जैसे आप लोगों ने देखा फ्रिक्शन की तरह बिल्कुल वर्क कर रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस। जैसे फ्रिक्शन की वजह से क्या है, हाथ को रब करो, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हाथ आपके गर्म हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर रेजिस्टेंस जब चार्जेस के फ्लो को रोकता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को रब कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला देखिए कैसे निकालेंगे हम। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, ये हमें पता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर। इससे हमने W की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। W इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो गया। उसके बाद हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज जो फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, यानी Q अपॉन T। इससे हमने Q की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। Q की वैल्यू क्या आई, I इंटू T। अब हमें ओम्स लॉ भी पता है, वो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये तीनों इक्वेशन हमने देखी। अब इस तीनों इक्वेशन में क्या करेंगे, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है वो हम फर्स्ट में पुट करने वाले हैं। यानी कि क्या करने वाले हैं, देखिए V की वैल्यू जो है वो यहाँ से पुट कर देंगे और Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ये दोनों ही वैल्यूज हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन 1 में। जब हमने ये वैल्यूज पुट करी तो हमारे पास W की वैल्यू आई I इंटू आर इंटू आई इंटू टी। इसको हमने सॉल्व किया तो W की वैल्यू आई आई स्क्वायर आर टी। ये जो वैल्यू है W की, ये क्या है, आपकी वर्क डन की वैल्यू। ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम के बराबर, और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम है वही हमारी क्या होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस के बराबर। यानी कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस जो है वो क्या हो गई, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए अब बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है उसको समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, व्हेन करंट पास थ्रू अ वायर, जब किसी वायर से करंट को पास किया जाता है तब हीट प्रोड्यूस इन वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और वो जो हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस ऑफ वायर के, और टाइम फॉर विच करंट इज पास। यानी कि इन तीनों चीजों के से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्या होगी, हमारी हीट। किस किस के, जो करंट पास किया उसके स्क्वायर के बराबर, वायर के रेजिस्टेंस के बराबर, कितनी देर के लिए करंट आपने उसमें पास किया। यानी कि ये तीनों इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाएंगे और क्या लगाएंगे हम, इक्वल का साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर मैंने के लगा दिया, ये क्या है, हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस के की वैल्यू ऐसा यूनिट में क्या आई, 1। तो 1 आई तो मैं इसको हटा सकती हूँ। तो हमारे पास देखिए हीट की वैल्यू क्या आ गई, आई स्क्वायर आर टी। तो ये तो थोड़ी देर पहले हमने वैसे भी पढ़ी थी, है ना। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जो जूल्स लॉ है हमारा उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और अगर आता है आपको एग्जाम में कि स्टेट कीजिए जूल्स लॉ को, तो आप ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे और ये लास्ट में लिख देंगे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम पढ़ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, शौक के लिए पढ़ रहे हैं।
तो ऑब्वियसली उसका यूज़ है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो क्या क्या है उसको पढ़ते हैं, उसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, इन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज क्या होते हैं, ऐसे अप्लायंसेज जिनसे हम क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस कराते हैं, हीट उनसे लेते हैं हम, ठीक है। हमारे काम उसकी क्या आने वाली है, अप्लायंसेज की हीट, और उनको हम किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, करंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि करंट से हम हीट प्रोड्यूस करा रहे हैं उन अप्लायंसेज में। ओके और वो अप्लायंसेज कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये सारे जो भी एग्जांपल हैं आपके जिनसे हमें हीट मिलती है और हम स्विच ऑन करते हैं, करंट ऑन करते हैं और वो गर्म हो जाने लगते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज। तो घरों में कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन यूज़ करें या रूम हीटर यूज़ करें, वाटर हीटर यूज़ करें या इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करें, टोस्टर यूज़ करें, ये सभी जो है इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज होते हैं। अब इन सभी में क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, वो हीटिंग एलिमेंट मोस्टली बना होता है निक्रोम वायर का। इस निक्रोम वायर से ही क्यों बना है, उसका कारण क्या होता है, तो देखिए निक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी हाई होती है। अब इससे हमें फायदा क्या हुआ, रेजिस्टिविटी हाई होती है तो देखिए हम लोगों ने अभी पढ़ा H प्रोपोर्शनल टू R, या फिर मैं कहूँ H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं R बढ़ा दूंगी तो H भी बढ़ जाएगा, है ना, R बढ़ गया तो H भी बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा होगी मतलब हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अभी हमने बात की कि इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंसेज को हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि उनसे हमें हीट चाहिए, है ना, तो इसलिए हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए, ऐसा मटीरियल चाहिए जिसकी रेजिस्टिविटी हाई हो। निक्रोम क्या होता है, बेसिकली एलॉय होता है, हम लोगों ने पढ़ा है एलॉय जो है वो प्योर मेटल से के कंपेयर में उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। तो ये मोस्टली निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से मिलकर बना होता है। इसमें मोस्ट ऑफ द आप कहोगे ना परसेंटेज किसका होता है, निकल और क्रोमियम का ज़्यादा होता है और इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है कंपेयर टू इससे जिससे ये बना है प्योर मेटल से उनसे। अब इस और दूसरा कारण क्या है, देखिए इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये मेल्ट जल्दी नहीं करेगा। अब देखिए हाई रेजिस्टिविटी की वजह से हीट तो इसे ज़्यादा मिल गई, हीट ज़्यादा मिल गई तो मेल्ट भी कर जाएगा, लेकिन क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ये मेल्ट नहीं करता, मेल्ट नहीं करता तो हमारे काम आ गया, है ना। चलिए दूसरा क्या है एप्लीकेशन, हम लोग यूज़ करते हैं ये प्रिंसिपल कहाँ पर, फिलामेंट बल्ब पर, किसके लिए, टू प्रोड्यूस लाइट। तो पहले आपके जब CFL नहीं चलते थे, ट्यूबलाइट्स नहीं चलती थी और LED बल्ब्स नहीं चलते थे, तब हम लोग फिलामेंट बल्ब्स यूज़ करते थे, इस तरीके के होते थे, इनमें अंदर फिलामेंट लगा होता था। ये फिलामेंट टंगस्टन का फिलामेंट होता था और ये टंगस्टन का फिलामेंट जो है क्या हो जाता था, वाइट हॉट हो जाता था, उसकी वजह से ये लाइट एमिट करता था। और वाइट हॉट करने का मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस करता था, उसकी वजह से ये वाइट हॉट हो जाता था, ठीक है। अब देखिए क्या कारण है कि हम टंगस्टन फिलामेंट ही यूज़ करते थे, तो इसके कई सारे कारण हैं, तो उसको वन बाय वन समझते हैं। तो पहला है हाई रेजिस्टिविटी होती है, अभी हमने पढ़ा था हाई रेजिस्टिविटी से हमें क्या फ़ायदा, हाई रेजिस्टिविटी से हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो वाइट हॉट जल्दी होगा, वाइट हॉट जल्दी होगा तो लाइट भी एमिट करेगा। दूसरा वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत हाई होता है, देखिए 3380 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जब नॉर्मली वो घरों में भी चल रहा होता था ना, तब भी 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका टेम्परेचर ऑन द स्पॉट होता था। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो ऑब्वियसली वायर जो है हमारा मेल्ट नहीं करेगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा हाई हीट पर भी। उसके बाद हाईली फ्लेक्सिबल होता है, आपने देखा होगा वायर इस तरीके से ना स्प्रिंग और हेलिकल फॉर्म में होता था, काफ़ी उसको टर्न किया जाता था, तो फ्लेक्सिबल है उसकी वजह से इसको ये शेप दे दी गई, पतला सा वायर होता था, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं होता तो टूट जाता वो। लास्ट है लो रेट ऑफ इवेपोरेशन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर इसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, लो होता है। तो ये चार कारण थे जिसकी वजह से हम लोग टंगस्टन फिलामेंट को एज अ फिलामेंट इन अ फिलामेंट बल्ब यूज़ करते हैं। अब इस बल्ब में एक और खासियत होती है, वो क्या होती है वो और समझते हैं। देखो ये बल्ब था हमारा, यहाँ पर टंगस्टन लगा होता था, ये जो बाकी का एरिया है उसमें वैक्यूम या एयर नहीं होती थी, उसमें भी हम लोग गैसेस डालते हैं। वो गैसेस कैसी होती है, केमिकली नॉन रिएक्टिव गैसेस। केमिकली नॉन रिएक्टिव गैसेस कौन कौन सी, जैसे आर्गन डाल दी, नाइट्रोजन डाल दी या फिर उन दोनों का मिक्सचर डाल दिया। इन गैसेस को डालने का रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि ये क्योंकि नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं तो ये टंगस्टन वायर से रिएक्ट नहीं करेंगी तो टंगस्टन वायर जो है काफ़ी समय तक चल सकेगा, यानी कि इसकी वजह से इट प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ बल्ब।
जो बल्ब है काफी समय तक चलेगा, उसकी लाइफ को बढ़ा देता है। लास्ट एप्लीकेशन क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है क्या है, एक डिवाइस कह सकते हो आप, या इलेक्ट्रिक एलिमेंट कह सकते हो, कंपोनेंट कह सकते हो, विच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड अप्लायंसेस फ्रॉम लार्ज करंट। एक ऐसा डिवाइस कह दो आप जो क्या करता है, हेल्प करता है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हाउस होल्ड वायरिंग को और अप्लायंसेस को। किससे प्रोटेक्ट करता है, लार्ज करंट से। अगर हमारे घर में लार्ज करंट आ रहा है और बीच में फ्यूज लगा दो तो वो लार्ज करंट आने नहीं देगा। कैसे नहीं आने देगा, उसकी स्टोरी भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले बात करते हैं फ्यूज में हम यूज क्या करते हैं। तो जब भी हम फ्यूज यूज करते हैं तो बेसिकली टिन प्लेटेड कॉपर वायर को यूज करते हैं, क्योंकि ये एज अ गुड फ्यूज वर्क करेगा। अब इसकी खासियत क्या होती है वो जान लेते हैं, क्यों यूज कर रहे हैं इसको। तो हाई रेजिस्टिविटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेजिस्टिविटी की वजह से हीट ज्यादा जनरेट होगी, है ना। लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा, जैसे ही इसमें एक्सेसिव करंट होता है, जो लिमिट से एक्स्ट्रा पहुंच गया करंट, तो क्या होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगी। हीट ज्यादा जनरेट हो गई तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी वजह से मेल्ट हो जाएगा। अब मेल्ट हो गया तो क्या हुआ, देखिए ये हमारे घर के वायर थे और ये हमारा था फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ। अब ये फ्यूज जो है, यहाँ से करंट आ रहा था और यहाँ पर करंट जा रहा था। जब तक जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक इसकी लिमिट के हिसाब से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन मान लो अब लिमिट से एक्स्ट्रा करंट इसमें जैसी गया, तो ये जो फ्यूज वायर है ये क्या हो जाएगा, एक्सेसिव करंट की वजह से गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। हीटेड होने की वजह से, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये वायर हमारा टूट जाएगा। वायर जैसे ही टूटा, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया, अब करंट हमारा फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो ये क्या करता है, हमारा जो डैमेज होने वाला है उसको प्रिवेंट कर देता है। कौन से डैमेज को, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को और हाउस होल्ड जो भी वायरिंग है उसको, फ्रॉम लार्ज करंट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क और कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। जिस रेट से हम इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं या एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर टाइम टेकन। यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ P इज इक्वल टू E अपॉन T। अब बात करते हैं इसकी जो यूनिट, या इसकी आप कह सकते हो यूनिट नहीं, यूनिट हम बाद में बात करेंगे। इसका फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल में मोस्टली यूज करते हैं, वो न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जाम में काफी बार आया है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक पावर का भी फॉर्मूला पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब P इज इक्वल टू W अपॉन टी हो गया। अब यहाँ पर W और T को हम हटाएंगे, देखो कैसे हटाएंगे। V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, इससे हमने W की वैल्यू निकाल ली। W की वैल्यू क्या आ गई, V इंटू Q। अब ये इक्वेशन, एक तो ये इक्वेशन हो गई, एक दूसरी ये हो गई। अब हमने करंट की निकाली, करंट क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, तो क्या आया, I इंटू टी। ये हमने थर्ड इक्वेशन दे दी। अब देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पहले ये वाली इक्वेशन डालेंगे, सेकेंड इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आया, P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। अब ये जो Q मिला है इसमें हम ये डाल देंगे I इंटू टी। तो हमारे पास P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी आया। ये T से T कट गया, आंसर क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। यानी कि पावर जो है हमारा किस टर्म में आ गया, वोल्टेज और करंट के टर्म्स में। चलिए अब और बात करते हैं, कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं पावर के ही, किसके, इलेक्ट्रिक पावर के। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आई और आर के टर्म में। P इज इक्वल टू वी आई हमने पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। तो ये जो V है, देखो आई आर के टर्म्स में लेना है, यानी कि यहाँ से V हटाना है। V हटाने के लिए क्या किया, ये वाला जो फॉर्मूला है ओम्स लॉ का, वो हमने लगा दिया V की जगह। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई आर लगा दिया V की जगह, और I तो ऑलरेडी है, तो क्या आ गया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब मान लो वी आर के टर्म्स में चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी आई है। अब यहाँ पर I हटाना पड़ेगा, I हटाने के लिए यही फॉर्मूला यूज किया, बट क्या किया हमने, यहाँ से R हटाकर यहाँ पर डिवाइड में ले लिया। तो यही हमने किया, I की वैल्यू यहाँ से ले लिया, ये हमने यहाँ पुट कर दी। P इज इक्वल टू क्या हो गया, V स्क्वायर आर। अब लास्ट जो है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये तो हमने पढ़ाई है, इतनी देर से बार बार यूज कर रहे हैं। ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा, ओके। न्यूमेरिकल पक्का आता है बोर्ड में। अब देखिए 1 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, उससे पहले पता करते हैं SI यूनिट। पावर की SI यूनिट होती है वॉट, ठीक है। अब वॉट है तो 1 वॉट को कैसे आप बताओगे, डिफाइन करोगे, वो और देखते हैं। तो देखिए P इज इक्वल टू वी आई, अभी हमने पढ़ा, P मतलब वॉट, 1 वॉट लिख लिया।
वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हमने 1 वोल्ट लिख दिया। यहाँ पे एम्पेयर में होता है मेजर करंट, तो ये हमने 1 एम्पेयर लिख लिया। यानी कि 1 वाट किसके बराबर हो गया आपका, 1 वोल्ट एम्पेयर के बराबर। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, 1 वाट इज अ पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस that carries 1 ampere of current when operated at potential difference of 1 volt। अगर मेरे पास कोई अप्लायंसेस है, ओके, और इसमें से कितना 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है और इस पर किस पर ऑपरेट कर रहा है, ये 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर, तो बोलूँगी इसकी जो पावर कंज्यूम करेगा ये वो कितनी करेगा, 1 वाट की पावर कंज्यूम करेगा। अब आ जाइए इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो क्या होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। अभी हम लोगों ने पढ़ा था P इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन टी। इस टी को मैं इधर ले आऊंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। तो मैं कह सकती हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। अब इसकी यूनिट देखते हैं, पावर की क्या होती है वाट, और आर इसकी हमने ले ली टाइम की, तो ये क्या होगी वाट आर। ये ऐसा यूनिट नहीं है इसकी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है, ये जो यूनिट है ये हम लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है, जूल से थोड़ी बड़ी होगी ये क्योंकि। अब ये जो है इसको अगर मैं बोलूँ 1 वाट आर कैसे डिफाइन करोगे, तो क्या होगा, 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour। कोई आपके पास अप्लायंस है 1 वाट का है, उसको 1 घंटे के लिए आप यूज़ करोगे तो बोलेंगे उसने कितनी एनर्जी यूज़ की, 1 वाट आर की एनर्जी यूज़ की। अब देखिए बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। कमर्शियल का मतलब है ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, जब हम सेलिंग और बाइंग करने लग गए हैं ना, सेल कर रहे हैं चीज़ को और ये खरीद रहे हैं। तो बात करते हैं जैसे घरों में बिजली बिल आता है, क्यों आता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कर रहे हैं, खरीदते हैं और फिर उसका पे करते हैं बिल। तो ये जो आता है बिल आपका वो किलोवाट आवर के हिसाब से आता है, ठीक है। और यही इसकी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। अब ये जो वाट था ना यहाँ पर हमारा, बस इसको हमने क्या कर दिया, किलोवाट कर दिया। अब किलोवाट आवर जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट है और हमारी जूल भी होती है, इनके बीच में कोई रिलेशन है वो देखते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट आवर को मैंने क्या किया, हमें पता है 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के बराबर, ठीक है। 1 आवर किसके बराबर होता है, 3600 सेकंड के बराबर, तो वही हमने पुट कर दिया यहाँ 1 किलोवाट आवर की जगह। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो 36,000 वाट सेकंड आया। और हमें पता है जैसे पावर है वो वाट होता है और ये क्या होता है, E अपॉन टी होता है ना। E अपॉन टी मतलब क्या होगा आपका, जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब जूल क्या होता है, वाट, यहाँ से ये ऐसे ही था, W इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, तो ये यहाँ चला गया तो क्या हो गया हमारा, जूल जो है किसके बराबर, वाट सेकंड के बराबर हो गया। तो यहाँ ये वाट सेकंड आया है जो, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, जूल। और ये जो 36,000 आया है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट सेकंड, और हम बोल देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल किसके बराबर हो गया, 1 किलोवाट आर के बराबर हो गया। 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है, और ये याद रखिएगा यूनिट के बराबर, एक यूनिट के बराबर 1 किलोवाट आर होगा। मतलब मीटर में आप जब बिल पे करते हो तो यूनिट के हिसाब से करते हो, है ना। तो आपने जैसे 50 यूनिट का बिल पे करना है तो इसका मतलब ये है कि 50 किलोवाट आर का आपने क्या किया होगा, एनर्जी कंज्यूम की होगी। उसी को आप मल्टीप्लाई कर देते हो जो पर यूनिट चार्जेस होते हैं और आपका बिल उसके बेस पर आता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।